नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं MPDLED फर्स्ट ईयर की ऑल सब्जेक्ट सीरीज़, जिसमें हम PYQs पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे 2025 का। तो आज हम पहला पेपर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल अवस्था एवं बाल विकास, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो समावेश शिक्षा की एक विधि है सहशिक्षण विधि। गयात्मक कौशल के भागों के नाम लिखिए। तो गयात्मक कौशल का पहला भाग है स्थूल गयात्मक और दूसरा भाग है सूक्ष्म गयात्मक। इसका थर्ड है सूक्ष्म गयात्मक विकास के उदाहरण लिखिए कोई दो। तो लिखना तथा बटन लगाना सूक्ष्म गयात्मक विकास के उदाहरण है। समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। तो समाज के नियमों, मूल्यों एवं व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। बाल श्रम का क्या अर्थ है? तो बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से कराया गया शारीरिक मानसिक श्रम ही बाल श्रम कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाल्यावस्था का आयु समूह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 6 से लेकर 12 वर्ष, दूसरा है 5 से लेकर 11 वर्ष, तीसरा है 6 से लेकर 11 वर्ष, या डी 5 से लेकर 10 वर्ष। तो आंसर है सी 6 से लेकर 11 वर्ष बाल्यावस्था का आयु समूह है। हाथों से संबंधित गयात्मक विकास हैं, तो इनमें से है नृत्य करना, तैरना, साइकिल चलाना या बाल संवारना। तो आंसर है ऑप्शन डी बाल संवारना। लगाव का सामाजिक घटक है, किससे है? मानवता से, उपयोगिता से, विश्वास से या माता पिता के व्यवहार से। तो आंसर है माता पिता के व्यवहार से ही लगाव का सामाजिक संबंध है। सामाजिक परिवर्तन का कारक है, तो सामाजिक परिवर्तन कारक क्या क्या है? समाज है कि धर्म है या परिवार है या शिक्षा है। तो सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है वो है शिक्षा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था का वर्ष क्या है? तो ये वर्ष है 2 से लेकर 7 वर्ष। व्यक्तिगत भिन्नता रिक्तस्थान शिक्षा का एक सिद्धांत है, तो समावेश शिक्षा का एक सिद्धांत है। चित्र बनाना रिक्तस्थान गयात्मक कौशल है, तो कौन सा है? सूक्ष्म गयात्मक कौशल है। शिशु का बड़बड़ाना रिक्त स्थान संप्रेषण है, तो पूर्व मौखिक संप्रेषण है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। प्रश्न नंबर 4, पृथक्करण के रूपों को लिखिए। पृथक्करण के रूपों में निम्नलिखित रूप हैं, कौन से हैं? शारीरिक पृथक्करण, भावात्मक पृथक्करण, सामाजिक पृथक्करण। प्रश्न नंबर 5, बाल शोषण का क्या अर्थ है? तो बाल शोषण से तात्पर्य है बच्चों के साथ किए जाने वाला शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या यौन दुर्व्यवहार ही जो उनके विकास को प्रभावित करता है, बाल शोषण कहलाता है। किशोरावस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस अवस्था में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन तीव्र होते हैं। दूसरा है भावनात्मक अस्थिरता एवं आत्मचेतना का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 7, स्थूल गयात्मक कौशल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्थूल गयात्मक कौशल की पहली विशेषता है बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है।
दौड़ना, कूदना, चलना जैसे सामान्य शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें जैसे फुटबॉल खेलना आदि शामिल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, हकलाने के 2 कारण लिखिए। तो हकलाने का पहला कारण है मानसिक तनाव या भय। दूसरा है आनुवंशिक या तंत्रिका संबंधित कारण। प्रश्न क्रमांक 9, मौखिक संप्रेषण क्या है? शब्दों और वाणी के संबंध से विचार एवं भावनाओं का आदान प्रदान मौखिक संप्रेषण है। प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 13 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनकी सीमा 75 शब्द हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अनाथालय में बालकों के समक्ष कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? तो अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा की कमी होती है, उन्हें माता पिता का प्रेम व अपनापन नहीं मिल पाता है, जिससे वे आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। कई बार बच्चों को सामाजिक उपेक्षा, अकेलापन, पहचान की समस्या का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधनों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी सुविधा भी पर्याप्त नहीं मिल पाती है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ता है। 10 का अथवा देखते हैं। शाला त्याग की समस्याओं का समाधान बताइए। शाला त्याग के बाद क्या क्या समस्याएं? तो शाला त्याग की समस्या के समाधान हेतु निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को भोजन मिल सके, ताकि वो भोजन के लिए भी गरीब बच्चे स्कूल में पहुंच सकें। माता पिता को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। विद्यालय में रोचक शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11, बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण से बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक तकनीक और नवीन ज्ञान तक पहुंच मिली है। सूचना एवं संचार के साधनों से बच्चों के सीखने की क्षमता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और मूल्यों की जानकारी से उन्हें उनकी सोच व्यापक हुई है। स्वास्थ्य, पोषण और मनोरंजन के साधनों में भी सुधार हुआ है, जिससे बच्चों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा विद्यालय में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए। लगातार गैर हाजिरी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वे पाठ्यक्रम में पिछड़ जाते हैं। अनुशासन की कमी उत्पन्न होती है तथा सीखने में रुचि घट जाती है। इससे आत्मविश्वास में कमी होती है और विद्यालय छोड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, खेलों की विशेषताएं लिखिए। तो खेल स्वाभाविक, आनंददायक और स्वेच्छापूर्ण गतिविधि है। इसके माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है। खेलों से सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है। यह बच्चों के सृजनात्मक व कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा परिपक्वता की विशेषता लिखिए। परिपक्वता जैविक विकास की प्रक्रियाएं जो कि स्वाभाविक रूप से होती हैं, यह सीखने पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके अंतर्गत चलना, बोलना, सोचना की क्षमता समय के साथ स्वतः ही विकसित होने लगती है। प्रश्न क्रमांक 13, पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पालन पोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में माता पिता की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संस्कृति, वातावरण और पारिवारिक संरचना शामिल है। माता पिता का व्यवहार
मूल्य एवं अनुशासन की शैली भी बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा झूला घर या क्रेच का चयन करते समय ध्यान देने वाली योग्य बातें लिखिए। तो क्रेच का चयन या झूला घर का चयन करते समय सुरक्षा, स्वच्छता और प्रशिक्षित कर्मचारी, बच्चों के लिए उपयुक्त पोषण युक्त भोजन तथा खेलकूद की सुविधा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनकी शब्द सीमा 120 शब्द हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए। तो बालक के भाषा विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से पहला है पारिवारिक वातावरण, जो कि भाषा विकास का सबसे प्रमुख कारण है। क्योंकि माता पिता और पारिवारिक सदस्य से निरंतर बातचीत द्वारा बालक शब्दावली, उच्चारण और वाक्य संरचना सीखता है। बौद्धिक विकास भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अधिक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों में भाषा शीघ्र विकसित होती है। श्रवण क्षमता का सही होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सुनकर ही बालक ध्वनियाँ, शब्द, अर्थ ग्रहण करता है। सामाजिक संपर्क और समस्यात्मक समूह से व संवाद भाषा अथवा अभ्यास को बढ़ाता है। विद्यालय और शिक्षक योजनाबद्ध भाषा शिक्षण, पठन पाठन और गतिविधियों के माध्यम से भाषा को परिष्कृत करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृति, मीडिया, कहानियाँ, चित्र, प्रेरणा, अभ्यास और भावनात्मक सुरक्षा भी भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुकूल वातावरण और सतत अभ्यास से बालक का भाषा विकास प्रभावी और संतुलित होता है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा श्रवण कौशल का महत्व लिखिए। तो श्रवण कौशल भाषा सीखने की आधारशिला है। सुनने के माध्यम से बालक सही उच्चारण, शब्दार्थ और वाक्य संरचना को समझता है, जो बोलने की क्षमता को मजबूत बनाता है। अच्छा श्रवण कौशल पढ़ने और लिखने के लिए विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि निर्देशों और पाठ्य सामग्री की समझ सुनने से ही बनती है। कक्षा में शिक्षक के निर्देश, प्रश्नोत्तर, चर्चा और समूह कार्य प्रभावी श्रवण पर निर्भर करते हैं। श्रवण कौशल ध्यान, स्मरण शक्ति और बोध को बढ़ाना होता है, जिसमें सीखना सरल होता है। इसके माध्यम से बालक भावनाओं, संकेतों, सामाजिक संदर्भों को समझकर सामाजिक समायोजन करता है। कमजोर श्रवण से संप्रेषण में बाधा आती है तथा शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। इसलिए भाषा विकास शैक्षिक सफलता को प्रभावी संवाद के लिए श्रवण कौशल का विकास अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, बाल श्रम के कारण लिखिए। तो बाल श्रम के अनेक सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण होते हैं। गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण माता पिता बच्चों को कम उम्र में काम पर भेजने पर विवश हो जाते हैं। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। बेरोजगारी, कम आय, ऋणग्रस्तता और बड़े परिवार भी बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। कई स्थानों पर विद्यालयों की कमी, दूर स्थित स्कूल व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव बच्चों को शाला त्याग की ओर ले जाता है। सस्ते श्रम की मांग और कानून को कमजोर क्रियान्वयन भी एक बड़ा कारण है। सामाजिक कुप्रथाएं, प्रवासन और असुरक्षित परिवार वातावरण बच्चों को श्रम में धकेल देता है। इसी कारणों से संयुक्त प्रभाव से बच्चों की शिक्षा में
वंचित रहकर बाल श्रम का शिकार बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा बाल श्रम उन्मूलन के उपाय लिखिए। तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए कानून को कठोर प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पाठ्य सामग्री जैसी योजनाएं सशक्त की जानी चाहिए। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। समाज में जागरूकता अभियान चलाकर बाल श्रम के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए। विद्यालयों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाकर शाला त्याग कम किए जाएं। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर कार्य करें तथा श्रम से मुक्त बच्चों के लिए पुनर्वास, परामर्श और कौशलों प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रश्न क्रमांक 16, विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत बालक के जीवन में जन्म से लेकर परिपक्वता तक अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। शारीरिक विकास में कद, वजन में वृद्धि, शरीर की संरचना में परिवर्तन, हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती तथा अंगों की परिपक्वता होना है। मानसिक विकास के अंतर्गत सोचने समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और समस्या का समाधान की क्षमता विकास होता है। भावनात्मक विकास में बालक अपनी भावनाओं को पहचानना, नियंत्रण करना और उचित रूप से व्यक्त करना सीखता है, जिससे आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालक परिवार, विद्यालय और समाज के नियम मूल्य में सहयोग, अनुशासन और उत्तरदायित्व को सीखता है। ये सभी परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास की गति प्रत्येक बालक में भिन्न होती है और यह वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को प्रभावित करती है। संतुलन वातावरण मिलने पर बालक का सर्वांगीण विकास संभव होता है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें बताइए। तो स्वाभाविक अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन उसकी प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। इस अवलोकन में यह आवश्यक है कि बालक को यह अनुभव ना हो कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे उसका व्यवहार स्वाभाविक बना रहे। अवलोकनकर्ता को निष्पक्ष, तटस्थ और धैर्यवान होना चाहिए। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और धारणाओं से बचना चाहिए। अवलोकन योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए ताकि अनावश्यक तथ्यों से बचा जा सके। समय, स्थान तथा परिस्थितियों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जो भी व्यवहार देखा जाए उसे तुरंत स्पष्ट व क्रमबद्ध रूप से लिखना आवश्यक है ताकि बाद में भूल या भ्रम ना हो। एक ही व्यवहार का बार बार अवलोकन करने से निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय बनते हैं। अवलोकन के बाद प्राप्त तथ्यों को उचित विश्लेषण और व्याख्या कर लेनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने से स्वाभाविक अवलोकन एक प्रभावी और उपयोगी विधि सिद्ध होती है, जो बालक के वास्तविक व्यवहार को समझने में सहायक होती है। प्रश्न क्रमांक 17, शारीरिक गयात्मक विकास का महत्व लिखिए। तो शारीरिक गयात्मक विकास बालक के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत शरीर की बड़ी छोटी मांसपेशियों का विकास, जिससे बालक के संतुलन, संवयन और शक्ति बढ़ती है। दौड़ना, कूदना, चढ़ना, पकड़ना, लिखना और चित्र बनाना जैसी क्रियात्मक गयात्मक विकास भी संभव होती हैं।
यह विकास बालक के स्वस्थ और शारीरिक तंदुरुस्ती को बनाए रखने में सहायक होती हैं। क्रियात्मक विकास में बालक आत्मविश्वास और स्वतंत्रता आती है, क्योंकि वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है। खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बालक सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व और टीम जैसी भावनाएं, सामाजिक गुण सिखाती हैं। शारीरिक सक्रियता सकारात्मक प्रभाव मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त क्रियात्मक विकास भावनात्मक संतुलन में भी सहायक होता है, क्योंकि खेल और व्यायाम तनाव को कम करते हैं। इस प्रकार शारीरिक क्रियात्मक विकास न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी सुदृढ़ करता है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो क्रियात्मक विकास बालक की शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों संवहन से संबंधित होता है, जिसे अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम एक प्रमुख कारक है, जिससे बालक को शारीरिक बनावट, ऊंचाई, शक्ति और प्राकृतिक क्षमताएं प्राप्त होती है। पोषण क्रियात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ऊर्जा मिलती है, जबकि कुपोषण विकास से बाधित करता है, स्वास्थ्य की स्थिति को भी प्रभाव डालता है। बीमारी या शारीरिक कमजोरी से गतिविधियों से सीमित हो जाती हैं। व्यायाम और अभ्यास से क्रियात्मक विकास में निरंतर सुधार होता है। परिवार और सामाजिक वातावरण यदि खेलने के अवसर, सुरक्षित स्थान और प्रोत्साहन प्रदान करता है तो विकास तेज होता है। विद्यालय और शिक्षक योजनाबद्ध खेलों व शारीरिक शिक्षा में कौशल निखरता है। इसके अतिरिक्त प्रेरणा, आत्मविश्वास, भावनात्मक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अनुकूल वातावरण, नियम, अभ्यास और उचित मार्गदर्शन मिलने पर बालक का क्रियात्मक विकास संतुलित और प्रभावी रूप से होता है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 जो कि निबंधात्मक है। शब्द सीमा इनकी है 150 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, सामाजिकरण के प्रमुख अभिकारकों या संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सामाजिकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज के नियम, मूल्य, मान्यताएं, व्यवहार और जीवन शैली को सीखता है तथा समाज में एक जिम्मेदार सदस्य बनता है। सामाजिकरण के द्वारा ही बालक के सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक प्रक्रिया जीवन भर चलती है, परंतु बाल्यावस्था में इसके प्रभाव अधिक होते हैं। सामाजिकरण से अनेक अभिकारकों तथा संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला होता है पारिवारिक सामाजिकरण। पारिवारिक सामाजिकरण का प्रभाव सबसे प्रभावशाली अभिकारक है। परिवार में ही बालक का जन्म के बाद पहली सामाजिक संपर्क में आता है। परिवार से ही बालक भाषा, संस्कार, आदतें व नैतिक मूल्यों, प्रेम, सहयोग और अनुशासन सीखता है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य का व्यवहार बालक के व्यक्तित्व और सामाजिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करता है। स्नेहमयी और संतुलित पारिवारिक वातावरण से बालक में आत्मविश्वास और सामाजिक समायोजन विकसित होता है। विद्यालय सामाजिकरण का औपचारिक अभिकारक है। विद्यालय में शिक्षक और सहपाठी बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। शिक्षक बालक को अनुशासन, समय पालन और सहयोग, सहनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाते हैं। विद्यालय की गतिविधियां, समूह कार्य और खेल बालक को सामाजिक गुणों में विकास करते हैं। समवयस्क समूह, मित्र मंडली
भी सामाजिककरण का एक महत्वपूर्ण अभिकारक है। मित्रों के साथ रहकर बालक स्वतंत्रता, मित्रता, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और नेतृत्व सीखता है। इस समूह का प्रभाव किशोर अवस्था में विशेष रूप से अधिक होता है। समाज और संस्कृति सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक विश्वास और नैतिक मूल्य बालक के व्यवहार और सोच को दिशा देते हैं। संस्कृति के माध्यम से बालक यह सीखता है कि वह समाज में स्वीकार्य है और क्या नहीं। संचार माध्यम से इसे आप पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया पारिवारिक समाज और संस्कृति तीसरा, और चौथा पॉइंट हो जाएगा संचार। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। संचार माध्यम जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट आधुनिक सामाजिकरण के प्रभावी साधन हैं। ये बालक के ज्ञान, विकास और दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। यद्यपि इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, समाज और संचार माध्यम सभी के संयुक्त प्रभाव से बालक संतुलित सामाजिकरण होता है और वह एक जिम्मेदार तथा उपयोगी नागरिक बनता है। प्रश्न क्रमांक 18, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक समाज के नियमों, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार को सीखता है तथा समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विद्यालय बालक का एक प्रमुख सामाजिक वातावरण होता है और शिक्षक उसका मार्गदर्शक। शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि बालक के सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को भी दिशा देता है। कक्षा में शिक्षक अनुशासन, समयपालन, सहयोग, सहिष्णुता और जिम्मेदारी जैसी सामाजिक गुणों का विकास करता है। शिक्षक अपने व्यवहार, भाषा और आचरण से बालक के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जिससे वे अनुकरण करते हैं। इस प्रकार शिक्षक प्रत्येक अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकरण को प्रभावित करता है। शिक्षक समूह कार्य, चर्चा, वाद विवाद, खेल और सहशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से बालक में सामाजिक सहभागिता, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। इस गतिविधियों से बालक दूसरों के विचार का सम्मान करना, सहयोग करना और सामूहिक निर्णय लेना सीखता है। शिक्षक कक्षा में समानता और न्याय वातावरण बनाकर रखता है, जिससे भेदभाव को दूर करता है, जिससे बालक को लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने में सहायता होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक बालकों को नैतिक मूल्य जैसे सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और अनुशासन सिखाता है। वह सामाजिक नियमों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देकर बालक को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर उन्हें सामाजिक समायोजन की सहायता देता है, जिससे संकोची या समस्याग्रस्त बालक भी समाज में स्वयं को सहज महसूस कर सकें। इसके अतिरिक्त शिक्षक अभिभावकों के साथ सहयोग स्थापित कर बालक के सामाजिक व्यवहार में सुधार लाता है। घर और विद्यालय में समन्वय से बालक में स्थायी और सकारात्मक सामाजिक गुण विकसित होते हैं। शिक्षक बालक को समाजोपयोगी कार्यों, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा के प्रति जागरूक करता है, जिससे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकसित होती है। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया शिक्षक एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। शिक्षक के मार्गदर्शक और प्रेरणा से ही बालक एक संतुलित, अनुशासित और जिम्मेदार सामाजिक प्राणी बन पाता है।
प्रश्न क्रमांक 19, बालक के व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बालक के व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। बालक परिवार की पहली सामाजिक संस्था है जहां उसके व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। व्यक्तित्व का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तथा नैतिक गुणों के समन्वित रूप से है और इन सभी को प्रारंभिक विकास परिवार में ही होता है। परिवार में बालक को प्रेम, स्नेह और सुरक्षा प्राप्त होती है जिससे उसमें आत्मविश्वास और आत्म सम्मान विकसित होता है। माता पिता के स्नेह व्यवहार बालक को भावनात्मक रूप से सुरक्षित बनाता है। यदि बालक को परिवार में अपनापन और समझ मिलती है तो वह निडर, संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बनता है। इसके विपरीत उपेक्षा, कठोरता और अत्यंत दंड से बालक में भय, हीनता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। परिवार बालक को भाषा, संस्कार, नैतिक मूल्य सिखाने का प्रमुख माध्यम है। माता पिता और अन्य परिजन के साथ बातचीत से बालक की भाषा विकसित होती है। परिवार से ही बालक सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता और बड़ों के सम्मान जैसे मूल्यों को सीखता है जो उनके चरित्र का निर्माण में सहायक होती है। पालन पोषण की शैली में भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतांत्रिक और संतुलित पालन पोषण से बालक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनता है। अत्यधिक कठोर, अत्यधिक लाड़ प्यार वाला पालन पोषण बालक के व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। परिवार बालक के सामाजिक विकास का भी आधार होता है। परिवार में रहकर बालक सामाजिक नियमों, सहयोग, सहभागिता और जिम्मेदारी को सीखता है। परिवार के सदस्य बालक के लिए आदर्श होते हैं जिनका वह अनुकरण करता है। माता पिता के आपसी संबंध व्यवहार का बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त परिवार बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। उचित प्रोत्साहन और मार्गदर्शक से बालक अपनी क्षमताओं को निखार पाता है। यदि परिवार का वातावरण तनावपूर्ण और कलहपूर्ण या असंतुलित हो तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसके विपरीत प्रेमपूर्ण, सहयोगी और अनुशासित परिवार वातावरण में पला बड़ा बालक आत्मविश्वासी, संतुलित और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवार बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है और इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। प्रश्न क्रमांक 19, बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बालक का व्यक्तित्व विकास एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन भर चलती है। व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि बालक के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तथा नैतिक गुणों का समन्वय रूप है। बालक के व्यक्तित्व विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिनमें जैविक तथा सामाजिक दोनों प्रकार सम्मिलित हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से बालक को शारीरिक बनावट, ऊंचाई, रंग, बुद्धि, स्वभाव और कुछ जन्मजात क्षमताएं प्राप्त होती हैं। जैसे बच्चों जन्म से ही शांत स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ चंचल होते हैं। यद्यपि वंशानुक्रम आधार प्रदान करता है परंतु व्यक्तित्व का पूर्ण विकास केवल इसके संबंध में नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है परिवार। परिवार बालक के व्यक्तित्व विकास की प्रथम व सबसे प्रभावशाली संस्था है। परिवार में मिलने वाला प्रेम, सुरक्षा, स्नेह और अनुशासन बालक में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान
और भावनात्मक संतुलन विकसित करता है। माता पिता का व्यवहार, पालन पोषण की शैली, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध बालक के चरित्र और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करता है। तनावपूर्ण और कलहपूर्ण परिवार में पलने वाले बच्चों में भय, हीनता और आक्रामकता देखी जा सकती है। विद्यालय और शिक्षक भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय बालक को सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। बालक में अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता और नैतिक मूल्यों और नैतिक क्षमताओं का विकास करता है। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधि और कक्षा का वातावरण बालक के आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और क्षमता को प्रभावित करता है। समय वयस्क समूह जैसे कि मित्र मंडली व्यक्तित्व विकास का एक सशक्त कारण है। मित्रों के साथ रहते हुए बालक सहयोगी, प्रतिस्पर्धा, समायोजन और सामाजिक कौशल सीखता है। इस समूह का प्रभाव किशोर अवस्था में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त समाज और संस्कृति भी बालक के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, धार्मिक विश्वास बालक के व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। पोषण और स्वास्थ्य भी व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास संभव है। कुपोषण और बीमार बालक के मानसिक और भावनात्मक विकास को बाधित कर सकता है। अंत में मीडिया, अनुभव, शिक्षा और प्रेरणा भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक अनुभव और उचित मार्गदर्शन से बालक का व्यक्तित्व संतुलित, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनता है। इस प्रकार बालक का व्यक्तित्व विकास अनेक कारणों से संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। प्रश्न क्रमांक 20, बाल्यावस्था में शिक्षक की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी गई है। इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक न केवल ज्ञान का स्रोत होता है, बल्कि बालक के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शिक्षक बाल्यावस्था में ज्ञान प्रदाता के साथ साथ मार्गदर्शक और प्रेरक होता है। वह शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को रोचक और सरल बनाकर बालक को सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल, कहानियाँ और उदाहरण के माध्यम से शिक्षक बालक को जिज्ञासु और कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करता है। इसके कारण इससे बालक का मानसिक विकास होता है। बाल्यावस्था में शिक्षक का दायित्व केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होता है, बल्कि वह बालक के भावनात्मक विकास में भी सहायक होता है। स्नेहपूर्ण व्यवहार से, प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया से शिक्षक बालक के आत्मविश्वास, सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना को विकसित करता है। शिक्षक बालक की भावनाओं को समझकर उसे सही दिशा प्रदान करता है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका विशेष होती है। शिक्षक कक्षा में अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता, समानता और सामाजिक नियमों का पालन सिखाता है। समूह कार्य, खेल, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सहयोग, नेतृत्व और सामाजिक समायोजन सिखाता है। शिक्षक बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास में भी योगदान देता है। उसके आचरण और व्यवहार से शिक्षण ईमानदारी, सत्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठता जैसे नैतिक मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बालक शैक्षिक शिक्षण को आदर्श मानकर उसके अनुकरण करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक बालक के व्यक्तित्व
भिन्नताओं को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन देता है। कमज़ोर, संकोची या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहयोग प्रदान करता है। शिक्षक अभिभावकों से संपर्क बनाकर बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। अंततः कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था में शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि बालक का निर्माता, मार्गदर्शक और भविष्य का शिल्पकार होता है। शिक्षक के सकारात्मक प्रभाव से ही बालक एक संतुलित, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बन पाता है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बाल्यावस्था मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी काल में बालक के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक और भावनात्मक विकास की आधारशिला रखी जाती है। यह अवस्था सामान्यतः जन्म के बाद से किशोरावस्था के प्रारंभ तक मानी जाती है। इस काल में बालक में अनेक विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देती हैं, जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। शारीरिक विशेषताएं बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बालक के कद, वजन में तीव्र वृद्धि होती है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा शरीर की शारीरिक सक्रियता बढ़ जाती है। बालक को दौड़ने, कूदने, खेलने और नई गतिविधियों करने में आनंद आता है। खेल कूद के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ ज्ञानात्मक विकास भी होता है। मानसिक विशेषताओं की दृष्टि से बाल्यावस्था में बालक अत्यधिक जिज्ञासु होता है। वह अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछता है और अनुभव के माध्यम से सीखता है। कल्पना शक्ति से इस अवस्था में प्रबल होती हैं। बालक कहानियों, चित्रों और खेलों से ज्ञान प्राप्त करता है। स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। भावनात्मक विशेषताओं में बालक की संवेदनशीलता प्रमुख होती है। वह प्रेम, सुरक्षा, प्रशंसा और अपनापन चाहता है। इस अवस्था में भय, क्रोध, हर्ष और दुख जैसी भावनाएं तीव्र होती हैं। यदि बालक को स्नेह, समझ मिलती है तो वह भावनात्मक विकास संतुलित होता है, अन्यथा असुरक्षा और भय उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत बाल्यावस्था में बालक मित्र बनाना, सहयोग करना और समूह में रहना सीखता है। खेल सामाजिक विकास और मुख्य साधन है, जिससे अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। बालक समाज के नियमों और व्यवहारों को समझने लगता है। अनुकरण की प्रकृति बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बालक माता पिता, शिक्षक और अन्य बड़ों का अनुकरण करता है, इसलिए उन्हें व्यवहार और उनके व्यक्तित्व गहरा प्रभाव डालता है। इस प्रकार बाल्यावस्थाओं की विशेषताएं बालक के संपूर्ण विकास को दिशा देती हैं। उचित मार्गदर्शन, प्रेमपूर्ण वातावरण और सकारात्मक अनुभव मिलने पर बाल्यावस्था का विकास स्वस्थ, संतुलित और प्रभावी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सबसे पेपर जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की पेपर सीरीज थी, उसका पहला वीडियो। आगे के वीडियो जल्द ही आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।